तो भाई इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपका क्या करूंगा, दोनों बुक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंड आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दोनों बुक के जितने भी चैप्टर्स है आपके सारे के सारे कंप्लीट कराऊंगा, सारा का सारा आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक एक डीप में वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको कंप्लीट में सिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको भाई मेरे साथ बने रहना है और सारी जितनी वीडियोस है बस आपको लगातार देखते जाना है। आपको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। पूरा का पूरा आपको समझ आता रहेगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ भाई, हम हिंदी मीडियम वालों के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ये हिंदी मीडियम वालों की सीरीज है, ठीक है, जिसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी और स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11th इकोनॉमिक्स का दोनों बुक हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिंदी थोड़ा इंग्लिश में भी हम जानेंगे, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स जो है आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़नी होती है। तो मेन वर्ड जो आपके इकोनॉमिक्स के उसको इंग्लिश में भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा आपको बताऊंगा मेन वर्ड्स। बाकी आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये है वीडियोस, एंड ये चैप्टर्स आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। एंड ऑल्सो मैं कहूँगा कि भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा दिक्कत में आते हैं, यूट्यूब पे उनको वीडियोस मिलती नहीं है कंप्लीट सीरीज वाइज, तो वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए भाई आपके लिए मैं लाया हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो कंप्लीट में 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 40 मार्क्स की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, 40 मार्क्स की आपकी स्टेटिक्स होती है, ठीक है। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है। कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वीडियोस बस आपको देखते जाना है एंड बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक से स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे टोटल 11-12 चैप्टर्स है, तो हम कंप्लीट करेंगे। बाकी मैं आपको चैप्टर 1 आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, जिसका चैप्टर का नाम है आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ठीक है। मैं एक एक चैप्टर को खोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि यूनिट वाइज आपका हो, यूनिट आपके 3-4 हो, ठीक है, जिसमें आपके 2-3-4 चैप्टर हो। लेकिन मैं आपका एक एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर है। हम अलग अलग सभी चैप्टर को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, जिसे हम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कहते हैं। ये आपका जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 जो है आपकी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हमें समझना है पहले, इकोनॉमिक्स होता क्या है एंड इसे बेसिकली हम कैसे, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इसको हमें इस पूरे इंट्रोडक्शन यूनिट 1 में समझना है, जिसमें हमारे 2 चैप्टर है। पहला तो आपका ये वाला चैप्टर है, दूसरा आपका है, पहला आपका कौन सा चैप्टर है, यही वाला है। दूसरा आपका जो है सेंट्रल प्रॉब्लम पे है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पे, सेंट्रल प्रॉब्लम पे, ठीक है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती है उसको हमें समझना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहला आपका चैप्टर का नाम ही है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो हमें पहले इसी का मतलब पता होना चाहिए। को अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, 11th में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आगे भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया इकोनॉमिक्स मतलब है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो आपको पता होना सबसे जरूरी है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स का मतलब सबसे जरूरी है पता होना। ये तो तुम्हें चाहे आप स्कूल के एग्जाम दो, चाहे आप आगे पढ़ाई करो, लेकिन ये तो जनरल क्वेश्चन है जो कि हमें पता ही होना चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ा और इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स बनाने की सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसको समझो। आपका इकोनॉमिक्स जो है, पहले हम अर्थशास्त्र को समझते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज पता है कि हमारा ये जो दुनिया चल रही है, ये जो हमारा अर्थ चल रहा है, ये किस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं हमारे अर्थ पे जो संसाधन है वो तो सीमित है ना। संसाधन क्या है, सीमित है ना। संसाधन क्या है, हमारे रिसोर्सेज सीमित है। रिसोर्सेज लिमिट मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज हमारे क्या लिमिटेड है, ये तो हमें पता है ना। लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन जो ह्यूमंस है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, उनकी आवश्यकता है क्या है भाई। क्या आपकी आवश्यकताएं खत्म होती है, मनुष्य की जो आवश्यकता है, आप बताओ मेरे को। अगर आप अमीर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी, आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, ये तो भैया है असीमित, ये तो खत्म ही नहीं होगी। संसाधन हमारे सीमित है,
लेकिन मनुष्य की आवश्यकता है क्या, असीमित है। मनुष्य अगर अमीर बन जाता है, पैसे आ जाते हैं उस पर, तो उसकी कुछ और जरूरत बन जाती है। अगर उसने गाड़ी खरीद ली तो उसको और महंगी गाड़ी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे तो पहले जरूरत की चीजें ही चाहिए, ठीक है। कोई अगर महंगे कपड़े पहन रहे तो उसे और महंगे कपड़े चाहिए। मतलब भाई जरूरतें खत्म नहीं होती इंसान की, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि संसाधन तो सीमित है, लेकिन मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है। मतलब अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स है। वांट्स मतलब नीड्स, ठीक है, जरूरत। अच्छा, अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन रिसोर्सेज सीमित है। इसे ही इसे ही हम किस तरह से, यहाँ पे देखो, किस तरह से हम सीमित रिसोर्सेज को पूरा करें, ह्यूमन की असीमित आवश्यकताओं को, ठीक है। सीमित रिसोर्सेज से कैसे हम मनुष्य की आवश्यकताओं को, असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। कैसे हम पूरा करते हैं इसी को हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। समझ आया, क्या समझ आया हमें कि संसाधन रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, मगर मनुष्य की जो है आवश्यकता इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है। और किस तरह से हम सीमित संसाधन को मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करने में लगाए, किस तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे लगाए, इसी को स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसी का अध्ययन करना ही इकोनॉमिक्स है, ओके। इसी का अध्ययन करना ही क्या है, हमारा इकोनॉमिक्स है। सीमित संसाधनों को किस तरह से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाए, यही हमारा क्या, इकोनॉमिक्स है, ओके। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, आपको पता ही है, सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है हमारा, ये तो आपको पता ही है ना। एंड यह क्या अध्ययन करता है, यहाँ पे देखो, मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को किस तरह से सीमित संसाधनों से पूरा करे, है ना। यही हमारा क्या, इसी का अध्ययन करना ही हमारा इकोनॉमिक्स होता है, ओके। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हूँ आपका, अर्थशास्त्र क्या है, सीमित संसाधनों के उचित, ठीक है, सीमित संसाधनों को कैसे उचित और कुशल तरीके से हम उपयोग करें, ठीक है, वैकल्पिक उपयोग। क्योंकि आपको पता है सीमित संसाधन जो है आपके, मान के चलो, जो सीमित संसाधन है, संसाधन मतलब है क्या भाई, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं मनुष्य की जरूरत पूरी करने में, ठीक है। जैसे आप मान लो मेरे पास 1000 रुपये है, संसाधन क्या है, 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये के जो है कई सारे यूज है, आप इससे कपड़े भी खरीद सकते हो, है ना, आप इससे जूते भी खरीद सकते हो, आप इससे पेन कॉपी भी खरीद सकते हो, किताब भी खरीद सकते हो ना, कॉपी किताब भी खरीद सकते हो। मतलब एक ही सीमित संसाधन के कई सारे यूज है, आप इससे और कुछ भी कर सकते हो, अन्य भी कुछ कर सकते हो। तो मतलब अगर संसाधन क्या है हमारा, 1000 रुपये सीमित है, जो कि 1000 रुपये ही है, लेकिन इससे आप क्या क्या कर सकते हो, इसी से आप कपड़े भी खरीद सकते हो, जूते भी खरीद सकते हो, अलग अलग चीज खरीद सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें ये पता चल गया कि संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है, वैकल्पिक उपयोग है भाई, संसाधन के क्या है, वैकल्पिक उपयोग। लेकिन क्योंकि संसाधन सीमित है तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि ये जो 1000 रुपये, इसको हमें सही जगह कैसे लगाना है, किस तरह से हम इसको सही तरीके से, कुशल तरीके से लगाए कि हमारी आवश्यकता जो है, पहले जो हमें ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत की चीज है, उसको हम पूरा कर सके इस 1000 रुपये से, है ना। मुझे ये बताओ आप, क्या मैं 1000 रुपये से जूते भी खरीद सकता हूँ, कपड़े भी खरीद सकता हूँ, कॉपी किताब भी खरीद सकता हूँ, और भी बाकी चीज कर सकता हूँ? नहीं, कोई एक चीज या दो चीज हम कर सकते हैं। तो हमें ये प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी कि हमें क्या चीज करनी है, क्या पहले मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए पहले किताब कॉपी खरीदना जरूरी है, क्या मेरे पास एक जोड़ी कपड़े, क्या मुझे कपड़े खरीदने के लिए कपड़े खरीदना जरूरी है। तो जो जरूरत की चीज पहले है, अगर उस पर हम पैसा लगाते हैं कुशल तरीके से, मतलब उस पर हम पैसा लगाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से पैसा लगाना ही, अच्छे तरीके से संसाधन का यूज करना ही हमारा क्या, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे देखो, अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों को उचित, कुशल एवं वैकल्पिक उपयोग का अध्ययन करता है। क्योंकि इसके वैकल्पिक उपयोग है, आपको पता है संसाधन के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसी का अध्ययन करता है ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। मनुष्य जो है, अगर जो ज्यादा जरूरत की चीज है, अगर उस पर पैसा लगाता है, उस पर संसाधन लगाता है अपने, तो उससे क्या, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। और यही तो प्राप्त करने के लिए इकोनॉमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, वैसे सरल भाषा में क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अध्ययन करता है। असीमित आवश्यकता है क्या, मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों को किस तरह से मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति, मतलब उसको पूरा करने के लिए करे, तो उसी का अध्ययन करना ही हमारा क्या, इकोनॉमिक्स होता है। ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है भाई। अगर हम संसाधन, क्योंकि हमारे पास पता है सीमित है, लेकिन ह्यूमन की वांट्स असीमित है,
लेकिन हमें ये अगर पता चल जाए हम किस तरह से कुशल तरीके से उसका यूज कर सके, मनुष्य की आवश्यकता है पूरी करने में, उसको किस तरह से लगा सके हम संसाधनों को, तो भाई ये तो अच्छी चीज है ना। इसे जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना ये चीज तो, है ना। आप ही सोचो, संसाधन को अगर आप अच्छे जगह पे लगा पा रहे हो, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जिससे आप ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं, ह्यूमन वांट्स ज्यादा सेटिस्फाई हो रही है, तो वो तो अच्छी चीज है, उसे तो स्टडी करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी भी करना है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बनाया गया, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें डाली गई, ठीक है, उसी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो मैंने कुछ जरूरी बिंदु लिखवाए हैं, वही है जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके क्या है, मनुष्य की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है असीमित होती है, ठीक है, और संसाधन क्या हमारे सीमित होते हैं, हमें पता है। और संसाधन के भी पता चल गया हमको वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अगर मेरा संसाधन में क्या है 1000 रुपए है, ठीक है, जिसका हम इसके कई सारे उपयोग कर सकते हैं, कपड़े खरीदने में भी कर सकते हैं, जूते खरीदने में भी, कॉपी किताब खरीदने में भी, और भी कुछ हमें खरीदना हो उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन हमें किस तरह से इसका सही जगह लगाए, जिसको पहले, क्योंकि देखो 1000 रुपए में आप सब कुछ तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें यही देखना पड़ेगा किस तरह से इसको सही जगह लगाए, जो चीज पहले जरूरी है उस पर हम कैसे इस पैसे को लगाए, जिससे हमारा ह्यूमन वांट्स वो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त हो, संतुष्टि ज्यादा प्राप्त हो, ठीक है। ओके, एंड इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, इसमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या चीज पहले चुनना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें चुनाव करना पड़ रहा है ना, क्या चीज पहले हमारे लिए जरूरी है उसका चुनाव करना पड़ रहा है हमें, तो यही है, इसलिए इसे चुनाव, इसलिए क्या चुनाव करना पड़ता है हमको, एंड सही चुनाव करने से क्या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है हमें, है ना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त हो सकता है। अगर मैंने सही चीज का चुनाव करा, मान के चलो मेरे पास एक जोड़ी कपड़े है बस, वही फटे हुए हैं, अगर मुझे कपड़े खरीदने सबसे पहले जरूरी है, जिससे एक दो जोड़ी मेरे पास कपड़े होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कपड़े पे लगा दूंगा पहले पैसे, है ना। 1000 रुपए जो ये कपड़े खरीदने में मैंने लगा दिए, तो मैंने कपड़े खरीदे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे पहले जरूरी था, है ना। मान के चलो तुम्हें कॉपी किताब खरीदना पहले जरूरी है, तो तुमने कॉपी किताब पे 1000 रुपए लगा दिए, तो ये चीज पहले जरूरी थी, तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन भी इस पे ज्यादा मिलेगा, है ना। तो यही क्या है आपका, अगर मैंने सही चुनाव करा तो अधिकतम संतुष्टि मुझे प्राप्त हो सकती है। सिर्फ अब बात करो, मैंने तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बस 1000 रुपए लिया, आप कोई भी संसाधन ले सकते हो, ऐसी क्या अर्थव्यवस्था में भी, अर्थव्यवस्था देखती है उसमें जो आपके, ये देखना पड़ता है कि भाई हम किस तरह से उसको सही जगह संसाधन को लगाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन हो, है ना। ये बस 1000 रुपए की बात है, अगर यहाँ 10 लाख की बात होती तो 10 लाख से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख के से हम जमीन खरीद सकते हैं, कहीं घर ले सकते हैं। तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें क्या चीज पहले जरूरी है, उसको उसमें हमें फिर चयन करना पड़ेगा, क्या हमें चुनना चाहिए। अगर हमने सही चीज चुनी तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे उदाहरण लिखवाया हूँ, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये, ठीक है, मान लो आपके पास 500 रुपये, चलो मैं 1000 मान लेता हूँ, ठीक है, मान लो आपके पास 1000 रुपये, और आपको क्या किताब खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है और बैग, तीनों खरीदना है, ठीक है, तीनों चीज खरीदनी है। मान लो किताब भी खरीदनी है, कॉपी भी खरीदनी है और बैग भी खरीदना है, जूते भी खरीदने हैं, कपड़े भी खरीदने हैं, चलो ये सब मान लो 1000 रुपये में। संसाधन आपके पास सीमित है, 1000 रुपये है, लेकिन आपकी वांट्स क्या है, आपकी जरूरत क्या है, किताब कॉपी बैग, कॉपी कपड़े जूते सब है। लेकिन इतने पैसे से क्या आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन इतने पैसे से सब कुछ खरीदना मुश्किल है, क्योंकि भाई 1000 ही रुपए है, 1000 में क्या मैं कॉपी खरीद सकता हूँ, कॉपी एक चीज खरीद सकता हूँ, किताब खरीद सकता हूँ, बैग खरीद सकता हूँ, जूते खरीद सकता हूँ, कपड़े खरीद सकता हूँ, क्या मैं ये सब खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता ना। इसलिए आपको तय करना होगा कि आपको पहले क्या लेना जरूरी है, इसलिए आपको क्या जरूरी क्या चीज है इसको तय करना होगा, चुनाव करना होगा। इसलिए इसी तरह सही तरीके से चुनाव कर लिया अगर आपने, इसी तरह सही तरीके से चुनाव करना और सीमित पैसों का समझदारी से इस्तेमाल करना ही इकोनॉमिक्स है। कैसे हम सीमित पैसे सीमित संसाधन का सही तरीके से यूज करें, वही इकोनॉमिक्स है आपका, ठीक है। बस यही था आपका। उसके बाद आपको एक चीज समस्या पता चली, इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट आता है दुर्लभता। दुर्लभता क्या होता है, सीमित संसाधनों को लोगों की असीमित जो इच्छाएं है, असीमित आवश्यकताएं जो है, समस्या ये है कि संसाधन हमारे पास सीमित है लेकिन लोगों की आवश्यकता असीमित है। तो किस तरह से भाई संसाधन को, सीमित संसाधनों को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाए, यही एक समस्या है। कैसे हम उसका सही तरीके से यूज करें। तो दुर्लभता क्या है, दुर्लभता का अर्थ है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, ये हमें पता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन क्या हमारा, उपलब्ध संसाधन हमारा क्या है, सीमित है ना। मनुष्य की आवश्यकता असीमित है लेकिन उसे उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित है, यही एक दुर्लभता है, यही एक क्या है, प्रॉब्लम है, समस्या है, ठीक है, स्कार्सिटी है,
तो आसान भाषा में देखो यहाँ पे मैंने लिखवा रखा हूँ, जब संसाधन कम और आवश्यकता अधिक हो तो उसे दुर्लभता कहते हैं, है ना। ओके, उदाहरण में देखो यहाँ पे मैंने बता भी रखा हूँ, एक छात्र के पास केवल 1,000 रुपये है, लेकिन उसे बैग, किताबें बैग, जूते खरीदने हैं, ठीक है। पैसे सीमित है आपके पास, लेकिन इसीलिए वह सभी चीजें एक साथ नहीं खरीद सकता। यही दुर्लभता है, यही प्रॉब्लम है भाई। तुम संसाधन जो तुम्हारे पास सीमित है, उससे तुम सब कुछ एक साथ नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड आपके क्या है, वांट्स है, ओके, बट सीमित संसाधन है। तो ये हो गया। दूसरा आपको यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको क्या भाई, क्योंकि आपको पता है संसाधन के वैकल्पिक उपयोग है, आप 1,000 रुपये से कई सारी चीजें मतलब खरीद सकते हो, लेकिन उसमें से आपको देखना पड़ेगा क्या चीज पहले जरूरी है, क्योंकि आप 1,000 रुपये से कई सारी चीजें तो चुनाव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है, सॉरी, 1,000 रुपये इससे आप ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, ये भी खरीद सकते हो, लेकिन एक साथ सबको नहीं खरीद सकते 1,000 रुपये, क्योंकि संसाधन सीमित है, एक साथ सारी चीजें नहीं आ जाएगी। तो इसमें से आपको क्या चुनाव करना पड़ेगा, क्या चीज मेरे लिए पहले जरूरी है, तो वही चुनाव है आपका, ठीक है। चयन क्या है, चयन का अर्थ है कि सीमित संसाधनों के कारण व्यक्ति को विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है ना, एक का या दो का, जो भी हो आपका, तो चुनाव करना पड़ता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं से क्या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, ठीक है। उसने अगर सही चुनाव करा, जो चीज पहले जरूरी है, अगर उसको चुनाव करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। आसान भाषा में यहाँ पे मैं लिखवा रखा हूँ, सीमित संसाधनों के कारण विकल्पों में से एक का चुनाव करना होता है, क्योंकि सीमित संसाधन है, ठीक है। उस सीमित संसाधनों का जो विकल्प है, उसमें से आपको एक का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है, यही आपका क्या चयन है, ओके। उदाहरण में मैंने लिखवा रखा हूँ आपको, देखो, यदि किसी छात्र के पास केवल 500 रुपये है और उसे पुस्तक या हेडफोन में से एक खरीदना है, तो उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार किसी एक का चयन करना होगा। उसे अपना देखना पड़ेगा क्या जरूरी है मेरे लिए, पुस्तक जरूरी है या हेडफोन जरूरी है पहले, तो यही आपका चयन है, चुनाव कर रहे हो आप, ठीक है। तो चुनाव समझ आ गया ना। एक हमने समझा इसमें इकोनॉमिक्स क्या होता है, दूसरा हमने समझा दुर्लभता कैसे होती है। दुर्लभता आपका वही है, अगर आपके संसाधन सीमित है मगर आपकी जो आवश्यकता है वो असीमित है, यही एक समस्या है, ठीक है। चुनाव क्या है आपको, क्योंकि संसाधन के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ेगा कि क्या चीज पहले जरूरी है, उसका चुनाव करना पड़ेगा, जिससे मनुष्य को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो पहला आपका देखो, इकोनॉमिक्स जो है आपका उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि पहुंचाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक्स का मतलब ये है उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, उत्पादक जो बनाता है, उपभोक्ता मतलब जो यूज करता है, उत्पादक जो बनाता है उसको अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और समाज का भी कल्याण होता रहे, ठीक है, अधिकतम कल्याण हो। अगर ये तीनों चीज अच्छे से होने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को समझना पड़ता है और अच्छे से इसका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता है भाई, इकोनॉमिक्स जो है कई तरह की इकोनॉमिक्स होती है ना, कई तरह की इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी होगी। तो आपका हमें तो बेशक से 11th और 12th में जो है दो ही इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। एक आपका माइक्रो, एक आपका मैक्रो, पता है ना आपको। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको भी लिख देता हूं मैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र, ओके। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब क्या हमें 11th में तो ये पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इस पे पूरा हमारा चैप्टर जाएगा। थोड़ा बहुत आपको समष्टि अर्थशास्त्र अभी समझ लेना है कि होता क्या है बेसिकली, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्या 12th में, ओके। तो पूरा डीप में हम जो पढ़ेंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे इस 11th में, ओके। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है पहले इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि आपका, व्यष्टि मतलब जो होता है ना, माइक्रो मतलब सूक्ष्म मतलब या छोटा, ठीक है, और मैक्रो मतलब आपका होता है बड़ा, ओके। जब हम इकोनॉमिक्स की जो इकाइयां है, ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो इकाइयां है, अर्थव्यवस्था मतलब ये जो आपका सिस्टम चल रहा है पूरा, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का जब हम अध्ययन करेंगे, छोटी छोटी इकाइयां मतलब इंडिविजुअल इकाइयां, ठीक है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन, अगर छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन हम करते हैं तो वो आपका क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और वही अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था क्या है ये मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब अभी ये समझो कि पूरा एक सिस्टम, पूरा एक कंट्री की बात करें, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज आ जाती है, सब कुछ आ जाता है उसमें, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह से चल रही है, ओके। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की या पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, ठीक है, बड़े लेवल पे है ना ये, तो बड़े लेवल पे पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाएगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे ऐसे टॉपिक है, मान के चलो आपका, मैं एक उपभोक्ता की बात करूं, एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर मतलब, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं एक उत्पादक की बात कर रहा हूं, मतलब एक प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक बाजार की बात कर रहा हूँ, कोई एक बाजार ले लो, बाजार ऐसा नहीं कि जो आपके घर के आसपास लगता है बाजार, उसको बाजार, वो तो बाजार है ही, लेकिन इसमें मार्केट का मतलब है कि किस किस तरह के सिस्टम, मतलब किस किस तरह के मार्केट हमारे कंट्री में, हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कई तरह के मार्केट होते हैं, तो हमें, अगर हमें समझना है मार्केट क्या है, तो मार्केट वाला जो आपका एक बाजार हो गया, तो उसको स्टडी करना आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। जैसे आपके कई तरह के बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, आपका मोनोपोली बाजार होता है, ठीक है, एकाधिकार बाजार बोलते हैं उसको। तो वो क्या होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें, ओके। और टॉपिक हो सकता है आपका, अगर मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल डिमांड की, ये आपका इसमें आ जाएगा, है ना। सप्लाई की बात कर रहा हूँ, पूर्ति, जो आपका डिमांड मतलब हम जो उपभोक्ता जो डिमांड करता है सामानों का, ठीक है, वो डिमांड आपका इसमें हम पढ़ेंगे। सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो भाई इंडिविजुअल सप्लाई, लोग जो पूर्ति होती है डिमांड की भी, तो हमें सामान कोई ना कोई तो बनाता भी होगा ना उसको। अगर कोई दे रहा है, ये कॉपी है, ये पेन है, ये आपके पेजिस है, तो ये कोई बना भी तो रहा है, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो कोई बनाने वाला भी होगा। तो हम अगर एक उत्पादक की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो उसका क्या बिहेवियर है, वो कैसे अपना कॉस्ट करता है, मतलब उसका कॉस्ट क्या है, रिवेन्यू कैसे होता है, और आपका इसी में आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में कैसे आती है, दोनों मतलब उपभोक्ता डिमांड करता है और वो उत्पादक सप्लाई करते हैं, तो दोनों इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, ठीक है। ये सब कुछ स्टडी हम माइक्रो में करते हैं। मैक्रो का टॉपिक ले लो, पूरे बड़े बड़े लेवल पे आप क्या स्टडी कर सकते हो। राष्ट्रीय आय की बात करूं, अगर एक बंदा आय बना रहा है, उसकी इनकम कितनी है बात करें, तो हमारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल चला गया, तो ये माइक्रो का हो गया। लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात करें, पूरे नेशनल लेवल पे बात करें, तो उसकी इनकम कितनी है, देश की आय कितनी है, तो वो हमारा बड़ा टॉपिक हो गया। वो हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, मैक्रो में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, एक वस्तु की महंगाई नहीं, मैं कई मतलब देश की महंगाई की बात कर रहा हूँ, देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आपका बड़े लेवल का टॉपिक हो गया, मैक्रो का आ गया। गरीबी की बात कर रहा हूँ, पॉवर्टी, एक बंदा गरीब नहीं, देश में कितने लोग गरीब है, ठीक है, गरीबों को कैसे कम, मतलब गरीबी कम कैसे करे, तो इसका अध्ययन कर रहा हूँ, ये हमारा मैक्रो का टॉपिक हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की, जीडीपी कितनी है, ये भी हमारा मैक्रो का टॉपिक हो गया, है ना। देश की जीडीपी कितनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो हो रही है, ये सब बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा मैक्रो का टॉपिक हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ देश में बेरोजगारी कितनी है ना, एक बंदा बेरोजगार है, वो तो भाई आपका माइक्रो का है। लेकिन आप अगर बात करो बेरोजगारी, देश में कितनी बेरोजगारी है, इसकी अध्ययन कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा मैक्रो का टॉपिक हो जाएगा, है ना। बजट, सरकार कैसे बजट बनाती है, सरकार की बात करो, देश की मतलब देश में कैसे बजट बनता है, सरकार कैसे बनाती है अपने देश का बजट, तो उसकी बात कर रहे हो, तो भाई वो आपका मैक्रो का टॉपिक हो गया। लेकिन एक बंदा कैसे बजट बनाता है, उसका बजट बिहेवियर कैसा होता है, वो सब हम स्टडी करेंगे इसमें। किसी एक वस्तु की बात करूंगा, एक दो वस्तु की बात कर रहा हूँ, एक दो वस्तु आपका व्यष्टि में चला जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई पूरी वस्तु की बात कर रहा हूँ, उसका अध्ययन कैसे करते हैं, तो वो हमारा समष्टि में चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस समझे होंगे आप, ठीक है। बाकी हम इसको देखो अध्ययन कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है, ये है तो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है, ये भी है ना, देखो ये भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ये भी इकोनॉमिक्स का, दो हिस्से है, ठीक है तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप आगे बहुत सारी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, बहुत सारी इकोनॉमिक्स है, ओके, पब्लिक इकोनॉमिक्स है सर। तो अभी तो फिलहाल आपको दो ही पढ़नी है, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों, ठीक है, स्मॉल यूनिट का अध्ययन करती है। जैसे आपका एक उपभोक्ता हो गया, एक कंज्यूमर कैसे बिहेवियर है उसका, उसका वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है, उसका सेटिस्फैक्शन कैसे तय होता है, ठीक है, वो कैसे सेटिस्फाई होता है, ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक उपभोक्ता हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर मतलब आपका जो बनाता है सामान, एक फर्म हो गया, ठीक है, एक फर्म मतलब आपका
किसी हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा इसमें आ जाएगा। एक बाजार हो गया, कोई भी एक मार्केट ले लो, मैंने बताया था आपको कई तरह के मार्केट होते हैं। प्रतियोगिता मार्केट होता है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट, एक एकाधिकार मार्केट होता है, और भी कई तरह के मार्केट होते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे, एक बाजार की बात करेंगे तो, ठीक है, कैसे निर्णय लेते हैं ये सब। ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर अध्ययन जब हम करते हैं, ओके। और जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिख भी दिया हूँ वैसे, एक परिवार कितना खर्च करता है, ठीक है, ये हमारा माइक्रो का टॉपिक होगा। एक परिवार कितना कमाता है, एक परिवार की आय कितनी, एक परिवार बजट कैसे बनाता है, ठीक है, ये सब हमारा माइक्रो का होगा। एक दुकान किसी वस्तु की कीमत कैसे तय करता है, ठीक है, किसी एक वस्तु की मांग कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, ये सब हम क्या इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ समष्टि अर्थशास्त्र की, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अर्थशास्त्र की शाखा है एक, है ना, जो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, होल इकोनॉमी का अध्ययन करती है ये, ओके। एंड तुम्हारा यहाँ पे जैसे कि इसमें टॉपिक आप ले सकते हो नेशनल इनकम, वो सॉरी राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम अध्ययन करें, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे क्या हो गए, देश के स्तर के मुद्दे आपके। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय आप निकालने की बात करो तो ये मेरा देश के स्तर का मुद्दा है, ठीक है। महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है, आर्थिक विकास कितना हो रहा है, ये सब हमारा राष्ट्र के स्तर का मुद्दा है, बड़े लेवल पे है। तो हम इसको मैक्रो में अध्ययन करते हैं, ओके। जैसे आपका बड़े स्तर पर अध्ययन, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर अध्ययन। उदाहरण में जैसे भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, ये हमारा बड़े स्तर पर मुद्दा है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्रो का टॉपिक हो गया। देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, मैक्रो का टॉपिक हो गया। बेरोजगारी कैसे कम करे भाई, ये मैक्रो का टॉपिक हो गया। देश की गरीबी को कम कैसे किया जाए, ये हमारा मैक्रो का टॉपिक हो गया, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस थोड़ा समझ आया। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर जब स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे छोटी छोटी इकाइयों पे का अध्ययन जब करें, वो माइक्रो का टॉपिक हो गया। एंड जब हम बड़े स्तर पर अध्ययन करें, बड़े बड़े देश के मुद्दे पर अध्ययन करें, वो हमारा मैक्रो का टॉपिक हो गया, ठीक है। बाकी जब हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ आता रहेगा माइक्रो का क्या है, मैक्रो का क्या सीन है, ठीक है। माइक्रो मैक्रो में है क्या फर्क, वो आपको समझ आता रहेगा जब आप इकोनॉमिक्स पूरी 12th तक पढ़ लोगे ना, तब आपको पूरा फंडामेंटल आपका तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में पहला तो आपका यही कि इसमें आपका क्या, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें आप अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन करते हो, इसमें आप पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हो, ओके। एंड इसमें आपका जो है एक उपभोक्ता हो गया, एक फर्म हो गया, एक उद्योग हो गया, एक या दो वस्तु हो गई, ठीक है, एक उत्पादक हो गया, ये सब हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा माइक्रो। एंड राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, देश की गरीबी, ये सब हम मुद्दे बात कर रहे हैं। तो हमारा ये समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है भाई व्यक्तिगत इकाइयों के निर्णय को समझना, कैसे कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल लेवल पे चीजें वो कैसे अपने निर्णय लेती है, कैसे काम करती है, ठीक है। और इसका क्या, पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को समझना, कैसे परफॉर्म कर रही है पूरी अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या चीजें, मुद्दे जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, उसको कैसे सोल्व किया जाए, ये सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल समझ आया होगा, हमने कुछ नहीं करा है, बस एक तो हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझे है, एक हमने दुर्लभता समझा है, एक हमने चुनाव समझा है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र समझा, और इकोनॉमिक्स के कौन से उद्देश्य है ये समझा। उद्देश्य मैंने बता ही दिया था आपको, उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, है ना, उत्पादक को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और समाज का मतलब कल्याण भी होता रहे, अधिकतम कल्याण होता रहे, ओके। तो ये मैंने अभी बेस बेस तैयार करूँ बस आपका। एंड एक क्लास और जाएगी इस चैप्टर पे वैसे तो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखवा भी दिया हूँ बहुत सारे विषय जो है आपके मैक्रो के और माइक्रो के, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हम स्टडी करते हैं। डिमांड हो गया आपका, प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडी करते हैं, सप्लाई स्टडी करते हैं, ठीक है। और आपका प्राइस इंडेक्स, सॉरी प्राइस डिटरमाइनेशन कैसे होता है, ओके, मार्केट में। और आपका बाजार, मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, ये सब आपका ये इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय है। इसमें राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विकास, ये सब जो आपके गवर्नमेंट बजट, और विदेशी मतलब विदेशों से ट्रेड करते हैं ना हम, सामान एक दूसरे मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, देश में माल लाते हैं, खरीदते हैं, देश दूसरे देशों से माल, दूसरे देशों में बेचते हैं माल, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो हमारा ट्रेड में आता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में आता है। तो वो कैसे होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो वो सब आपका मैक्रो का टॉपिक है। बाकी हमने जो अभी तक समझा, वो हमने ये समझा कि भाई माइक्रो में बड़े स्तर के मुद्दे होते हैं, माइक्रो में छोटे स्तर के मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ होती है अर्थव्यवस्था की। और मैक्रो में जो है वो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े स्तर के मुद्दे होते हैं, ठीक है, और बड़ी इकाइयाँ होती है अर्थव्यवस्था की, ओके। उसके बाद आपका दो टॉपिक आता है, बस ये समझ लो। एक आपका आता है वास्तविक अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की वह शाखा है ये,
जिसमें क्या होता है ना, हम अगर किसी भी चीज पे ये क्या है, मतलब ये क्यों चल रही है, ठीक है, क्या है, क्या था या क्या होगा, अगर हम इस चीज के सवाल से कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना इकोनॉमिक्स के मुद्दे को, तो वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो क्या है का या क्या था का क्या होगा का जवाब देती है। ठीक है, इसमें आपका आर्थिक तथ्यों, फैक्ट्स फैक्ट्स और कारण परिणाम का निष्पक्ष विश्लेषण होता है। ठीक है, मतलब ये समझो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आप उसको बोलोगे जिसमें आप कोई चीज अगर मुद्दा रख रहा हूं मैं, ठीक है, कोई भी मुद्दा यहाँ पे अब छोटी व्यष्टि समष्टि की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी मुद्दा रख रहा हूँ तो पहले उसमें देखूंगा फैक्ट्स। ठीक है, मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि देश में महंगाई जो है, महंगाई दर 5% है। ठीक है, इस साल देश में महंगाई दर जो है 5% है। तो क्या है महंगाई दर आपकी 5%, तो मैंने क्या फैक्ट्स की बात करा है ना, फैक्ट्स की बात करा क्योंकि हमारे देश में महंगाई क्या 5% है, ये फैक्ट्स हो गया। तो वो क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में चला जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई कि आपका एक उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करता है जब जब उसे जब वो अपने मतलब संसाधन को अच्छी तरीके से उपयोग करता है। ठीक है, तो वो भी हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि भाई वो चीज़ सही है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई कि आपका कीमत बढ़ने से किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है, वो भी फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि वो चीज़ है। ठीक है, फैक्ट्स की बात हो रही है तो वो भी हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में चला जाता है, वास्तविक वास्तविक अर्थशास्त्र होगा, मतलब वो है। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई कि आपका देश की जनसंख्या 140 करोड़ पार कर गई है, ठीक है, वो भी हमारा फैक्ट्स है, वो भी हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया हूँ आसान भाषा में क्या, यह भूत वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों का क्या था, क्या है, क्या होगा से संबंधित है। ओके, इसमें यह बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है, ना कि क्या होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं कि भाई आप सलाह नहीं दोगे इसमें। ओके, इसमें कोई सलाह देने वाली काम नहीं होती कि भाई इस तरह से ये चीज होनी चाहिए। अगर क्या होनी चाहिए ये वाला आ जाएगा तो आपका ये वाला हो जाएगा। आपका एक वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, एक आपका होता है यहाँ पे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जिसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर कोई फैक्ट्स पे बात हो रही है, किसी विषय पे बात हो रही है, ठीक है, उसमें हम जजमेंट नहीं दे रहे, मतलब उसमें हम सलाह नहीं दे रहे, उसमें क्या होना चाहिए, देश को ऐसा होना, देश की सरकार को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब हमारा जजमेंट में हो जाता है। ठीक है, हम उसमें सलाह देते हैं, उसमें बताते हैं भाई ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स, जिसे हम मानक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि भाई ये चीज इस तरह से है, देश में इस तरह से समस्या चल रही है देश में, ठीक है, देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, देश की आर्थिक ग्रोथ जो है अभी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 5% से मतलब 7% से तेजी से बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूँ देश की जीडीपी हमारी 4 ट्रिलियन पार कर गई है। ठीक है, ये सब मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारा ये किस में आ जाएगा, वास्तविक अर्थशास्त्र में। ओके, तो वही मैंने बताया। उसके बाद देखो यहाँ पे उदाहरण बता देता हूँ मैं। भारत में बेरोजगारी दर 7% है, ये भी मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो सकती है, यही मैं बता रहा हूँ भाई कि ये चीज़ तो सही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो भाई उसकी मांग जो है, डिमांड जो है कम कर देते हैं, यही मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, इसमें कोई सलाह तो नहीं दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ तो सही है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार के कर संग्रह में वृद्धि हुई है, यही मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ हो रखी है। ठीक है, कि जीएसटी बढ़ने से क्या सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आ रहा है ना, जीएसटी लागू होने से सरकार के पास टैक्स आ रहा है ज़्यादा, तो ये बता रहा हूँ मैं। ओके, कि ये चीज़ है, तो ये भी फैक्ट्स हो गया। इसकी विशेषता क्या होती है ना कि भाई इसको पहचानने का तरीका यही है कि ये क्या फैक्ट्स पर आधारित होता है। ओके, एंड क्या था, क्या है, क्या होगा, इसका उत्तर देता है ये। ओके, सही या गलत इसे सिद्ध किया जा सकता है। कोई बात, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे देश की पॉपुलेशन 50 करोड़ है, बस मैंने बोल दिया ये, इसमें सलाह तो कोई नहीं दे रहा ना, ना बता रहा हूँ कि भाई हमारी देश की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ भाई देश की पॉपुलेशन 50 करोड़ है या 50 करोड़ थी 1990 में। ठीक है, मैंने ये बोला। अब मैं उसे चेक कर सकता हूँ कि भाई क्या सच में उतनी थी उस टाइम पे, क्या सच में अभी मेरी देश की पॉपुलेशन 50 करोड़ है, ये मैं चेक कर सकता हूँ, इसलिए इसे क्या सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र को जो है सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत राय पर नहीं शामिल होता, मतलब कोई इसमें ओपिनियन नहीं चलता। ओके, लेकिन मैंने दूसरा बताया आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, जिसे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये क्या होता है आपका, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो क्या होना चाहिए पर का अध्ययन करती है ना, जिसमें हम सलाह की बात करते हैं कि भाई इस तरह से काम करना चाहिए हमारे देश में, ये इस तरह से प्रॉब्लम, मतलब सोल्यूशन की बात कर दूं, अगर मैं जैसे कि मैं बात कर दूं, हमारे देश में
महंगाई को कम करना चाहिए, हमारे देश में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, इस पे सरकार को रोक लगाना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं सलाह की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया भाई हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें मूल्य निर्णय मतलब जजमेंट शामिल होता है और व्यक्तिगत के ओपिनियन शामिल होते हैं, ओके। यह अर्थशास्त्रियों द्वारा बताती मतलब यह अर्थशास्त्रियों द्वारा बताती है कि आर्थिक नीतियाँ कैसी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र जो है, जो इकोनॉमिस्ट है, इसको अर्थशास्त्री बोलते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो सलाह भी देते हैं ना कि भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस तरह चलनी चाहिए, ये चीज़ कम होना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह से हमारा सिस्टम चलना चाहिए। तो वो सारी सलाह पे बेस्ड होती है, वो सारे डिसीजन पे बेस्ड होती है, वो सारे सोल्यूशन पे बेस्ड होती है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सोल्यूशन पे बेस्ड, वो सारा हमारा इसमें हो जाएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं फैक्ट्स की बात कर दूँ, लेकिन अगर मैं बात कर दूँ ये चीज़ इस टाइम पे इतनी थी, उतनी है या उतनी होगी, ये सब बात कर दूँ, या मैं किसी ट्रू चीज़ की बात कर दूँ, या मैं किसी ऐसी बात कर दूँ जो चीज़ है, तो आप क्या बोलोगे, वो हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र है, ओके। तो उदाहरण में मैंने क्या लिया हूँ, जैसे सरकार को शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ भाई कि सरकार को एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, जिससे देश में एजुकेशन बढ़ेगा, ठीक है, सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, उससे हमारे देश की ग्रोथ होगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, देश पढ़ा लिखा बनेगा। तो ये सब क्या है, मैं सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ कि हमारे देश सरकार को क्या शिक्षा पर अधिक खर्च करना चाहिए, अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए, गरीबी समाप्त करने के लिए सरकार को नहीं नई योजनाएं बनानी चाहिए। तो ये सब मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई, इस पे सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर डिसीजन पे बात कर रहा हूँ, इस तरह से होना चाहिए। तो ये सब मेरा क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में चले जाएगा, आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स, ओके। विशेषता क्या है इसका, ये वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होती है, ठीक है, और आपका क्या होना चाहिए का उत्तर देती है। ये सही है गलत इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तो ये हम सलाह दे रहे हैं, ओके। इसे सही है गलत सिद्ध नहीं कर सकते हम। और इसमें व्यक्तिगत विचार और सामाजिक उद्देश्य शामिल होते हैं, इसमें व्यक्तिगत के विचार ओपिनियंस होते हैं और समाज के उद्देश्य शामिल होते हैं, ओके। एंड इसमें थोड़ा अंतर समझ लेते हैं हम, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये आपका पूछ लेता है कभी कभी 2-3 नंबर में, हालांकि हमें पता भी होना चाहिए। ये क्या है, आपका वास्तविक तथ्यों मतलब फैक्ट्स पर अध्ययन करती है, और ये क्या क्या होना चाहिए विचार, इसका अध्ययन करती है, ठीक है, विचार पे हो गया, ये सब पे आपकी बात करती है। दूसरा आपका इसमें क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, फैक्ट्स होता है, ठीक है, मतलब फैक्ट्स जो चीज हो चुका है या जो चीज है सच में, ठीक है, उसका होता है ये। एंड ये क्या आपका वैल्यू जजमेंट पे होता है, ओके। एंड इसमें क्या है, पर्सन भाई क्या था, क्या है, क्या होगा, इस पे बात करते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका वास्तविक एहसास और क्या होना चाहिए। अगर हम बात कर दे ओपिनियन पे, सोल्यूशन पे, इन सब पे बात कर दे, तो हमारा ये आपका आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो छोड़ो, आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे देखो सत्यापन, इसको सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में आपका भारत में 2025 में महंगाई 5% थी, अब है कि नहीं, मतलब उस टाइम पे थी कि नहीं 5%, इसे हम चेक कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, ओके। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, ये मैंने सोल्यूशन की बात कर दी, तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं समझा है, बस यही समझा है इकोनॉमिक्स क्या होता है और दुर्लभता क्या होता है, चुनाव क्या होता है, आपका उद्देश्य क्या है इकोनॉमिक्स के, उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद वास्तविक अर्थशास्त्र, और आपका आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी हम एक वीडियो और बनाएंगे इस चैप्टर पे, खत्म करेंगे पूरा थ्योरी वाला चैप्टर आपका, इसलिए मैं थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स से भी पढ़ा दे रहा हूँ, आपको लिखवाने की कम जरूरत पड़ रही है। बाकी हम जहाँ पे नोट्स, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जहाँ पे समझाना पड़ेगा, जहाँ पे न्यूमेरिकल कराने पड़ेंगे, चिंता मत लो, हाथ से करवाऊंगा आपका, ठीक है, उसकी आप चिंता मत लो। बाकी बने रहना मेरे साथ। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमने इकोनॉमी को पूरा समझ लिया है, अर्थशास्त्र को पूरा समझ लिया, अर्थशास्त्र के सारे टॉपिक को समझ लिया, अब हम अर्थव्यवस्था पे जाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।